नमस्कार। अच्छा, बचपन में कविताएं तो हम सब ने बहुत सुनी है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि वो जो सीधी-सादी धुनें होती थीं, उनके पीछे कहानी सुनाने की कितनी ज़बरदस्त तकनीक छिपी हो सकती है? तो आज हम यही करने वाले हैं। कुछ जानी-पहचानी कविताओं को उठाएंगे और उनकी परतें खोलकर देखेंगे कि भाई इनके अंदर क्या कमाल के राज छुपे हैं। तो सवाल यही उठता है कि इन सीधी-सादी सी दिखने वाली कविताओं में कहानी कहने की वो कौन सी दमदार तकनीकें छिपी हुई हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपनी पहली कविता से शुरू करते हैं। एक मोटा हाथी। ये जो कविता है ना, ये कहानी कहने के एक बहुत ही क्लासिक, बहुत ही पुराने तरीके का एक बेहतरीन उदाहरण है। जानते हैं इस तरीके को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संचयी कहानी या क्यूमुलेटिव टेल। मतलब कहानी में ना एक एक करके नई चीजें जुड़ती चली जाती हैं और हर नई चीज पिछली चीज से जुड़कर कहानी को आगे बढ़ाती है। इससे एक मजेदार लय और एक दोहराव बनता है। तो चलिए इस कविता को जरा एक एक करके देखते हैं कि ये पैटर्न बनता कैसे है। सबसे पहले क्या होता है, एक हाथी बारिश में फंस जाता है और दूसरे को बुलाता है। हो गए दो हाथी। फिर ये दोनों एक पतले से रास्ते में फंस जाते हैं और फिर तीसरे को बुलाते हैं। अब हो गए तीन। इसके बाद ये तीन हाथी एक नन्ही सी साइकिल पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और चौथे को बुला लेते हैं। तो पैटर्न समझ में आ रहा है। हर बार एक नई प्रॉब्लम और एक नया हाथी जुड़ जाता है और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि पांचों हाथी मिलकर बंदर के जाल से आजाद नहीं हो जाते। तो सबसे जरूरी बात क्या है? कहानी की असली ताकत उसके पैटर्न में ही छिपी है। एक समस्या आती है, फिर मदद के लिए पुकार होती है, फिर समूह बड़ा होता है और फिर एक नई समस्या आ जाती है। ये जो दोहराव है, ये सिर्फ गिनती ही नहीं सिखाता, बल्कि एक दूसरे की मदद करना और मिलकर समस्या को सुलझाना भी सिखाता है। अच्छा, अब चलते हैं अपनी दूसरी कविता पर। ऊपर पंखा चलता है। इसका जो अंदाज है ना, वो पहले वाली से बिल्कुल अलग है। यहां लॉजिक की दुनिया थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी है। अब इस कविता की एक लाइन है, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। यहीं पर आकर सारा लॉजिक आप देखिए एक अजीब ही छलांग लगाता है। मतलब जरा सोचिए, मूंगफली में दाना नहीं है, इसका किसी के मामा होने या ना होने से क्या कनेक्शन हो सकता है? कोई लेना देना ही नहीं लगता। आइए इस अजीब से दिखने वाले लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर ना हर चीज अगली चीज से जुड़ी तो है, लेकिन बड़े ही अनोखे तरीके से। कहानी शुरू होती है पंखे से। पंखा चल रहा है, बच्चा सो रहा है। सोते सोते भूख लगी तो मिली मूंगफली। मूंगफली में दाना है नहीं तो अचानक से मामा की बात आ गई। फिर पता चलता है मामा कोटा गए, वहां से तोता लाए और तोते ने गाना सुनाया। ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है, ये तो बस विचारों की एक मजेदार चेन है। तो एक सीधी साधी कहानी की तरह आगे बढ़ने के बजाय ये कविता विचारों को बस यूं ही मनमौजी तरीके से जोड़ती चली जाती है और यही चीज बच्चों की कल्पना को उड़ान देती है, जहां कुछ भी संभव है और लॉजिक के सारे नियम टूट जाते हैं। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी उदाहरण पर। यह है एप्पल्स एंड बनानास जिंगल। ये कहानी सुनाने से एक कदम आगे की चीज है। इसका मकसद कहानी सुनाना नहीं, बल्कि सीधे सीधे किसी काम के लिए कहना है। ये बातचीत का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है और यहीं पे हमें मकसद का एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। देखिए, जहां पहली दो कविताओं का लक्ष्य मनोरंजन करना, कुछ सिखाना और एक कहानी बताना था, वहीं इस जिंगल का एक साफ साफ कमर्शियल लक्ष्य है। ये किसी को मनाना चाहता है, जानकारी देना चाहता है और कोई एक्शन लेने के लिए उकसाना चाहता है। अगर हम इस जिंगल के बोलों को ध्यान से देखें तो ये कोई कहानी नहीं है, ये तो सीधे सीधे ऐप के फीचर्स की एक लिस्ट है। पहेलियां और गेम्स हैं, इंग्लिश और मैथ सीख सकते हैं, रंग सीख सकते हैं, कहानियां और गाने बना सकते हैं और आखिर में एक सीधा सा कॉल टू एक्शन, ऐप डाउनलोड करो। तो आखिर में हमने क्या समझा? यही कि इन सीधी साधी लगने वाली धुनों में अपनी बात कहने की और कहानी सुनाने की एक गजब की ताकत छुपी होती है। चलिए इन तीनों उदाहरणों से जो सीखा है उसे एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमने तीन अलग अलग तरह के नैरेटिव इंजन देखे। पहला था संचयी कहानी, जैसे एक मोटा हाथी में, जो दोहराव के जरिए कहानी को आगे बढ़ाती है। दूसरा था विचारों की श्रृंखला, जैसा ऊपर पंखा चलता है में, जो कल्पना और एक दूसरे से जुड़ती बातों के आधार पर कनेक्शन बनाती है। और तीसरा प्रेरक पुकार, जैसा एप्पल्स एंड बनानास जिंगल में, जो तुकबंदी का इस्तेमाल सीधे सीधे कोई एक्शन लेने के लिए करता है। और ये सब एक दिलचस्प सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। हम सबकी कोई ना कोई पसंदीदा बचपन की कहानी या कविता जरूर होगी।
तो उसमें कहानी कहने का कौन सा छिपा हुआ तरीका इस्तेमाल हुआ होगा? शायद अब उन पुरानी धुनों को सुनने का नजरिया ही बदल जाए। सोचने के लिए एक दिलचस्प ख्याल है ना?